नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पे। आज हम लोग हिस्ट्री में संगम एज पढ़ेंगे। संगम एज आजकल जा रहे हैं। पहले ये इतने ज़्यादा किसी भी एग्जामिनेशन में इसको वेटेज नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो चाहे सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो। संगम एज, संगम युग, इसमें हम मुख्यतः 3 राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। एक चोल है, चेर है और पांड्य है। ये चोल अर्ली चोल है। एक और चोल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास पढ़ना है। ये अर्ली चोला है, जो कि मौर्योत्तर काल के बारे में, मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने पिछले लेक्चर में मौर्योत्तर यानी कि लेटर मौर्यन को पढ़ना शुरू किया था। लेटर मौर्यन के बाद लेटर मौर्यन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो मगध पढ़ा था। मगध के अंदर हम लोगों ने बचा हुआ जो शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन पढ़ा था। और उसके बाद हमने विदेशी आक्रमण जो हुए थे, जो विदेशी शासक हुए थे ISP के, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण, ये हमने पढ़ा था। जिस समय ये ISP के उत्तर भारत में रूल कर रहे थे, मगध मध्य भारत में रूल कर रहे थे, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में ये 3 वंश शासन कर रहे थे। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक फैक्ट पढ़ेंगे कि ये संगम एज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके जो महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक। 3rd सेंचुरी BC का मतलब हो गया कि ईसा से 300 वर्ष पहले, मतलब ऐसे समझिए 300 BC से लेकर जो है 400 AD तक, लगभग 700 वर्षों का ये इतिहास है। 300 BC से लेकर 400 AD तक, 3rd सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक इसका टाइमिंग माना जाता है। दूसरी बात, इसका विस्तार कहाँ पर है? एक्सटेंट, इसका एक्सटेंट ऐसा माना गया था, कृष्णा नदी जो कर्नाटक में है और तुंगभद्रा नदी जो भी वे भी कर्नाटक में है, इसी के बीच वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर संगम हुए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंट है। हालांकि बाद में वो कावेरी नदी के आसपास भी हो गया था। तो अगर रिवर पूछा जाए तो कृष्णा नदी के दक्षिण में जो भी क्षेत्र आता था, कृष्णा नदी मतलब जैसे ये दक्षिण भारत है, कर्नाटक है, कृष्णा नदी, तो उसके दक्षिण के अंदर जो ये वाला हिस्सा था, यही था, यहीं पर संगम युग की शुरुआत हुई थी, यहीं पर उसका विकास हुआ था। प्रश्न अब उठता है कि संगम ही क्यों बोला गया इसे? तो उस समय जो कवि होते थे यानी पोएट्स होते थे, विद्वान होते थे यानी स्कॉलर होते थे, उनका एक परिषद आयोजित किया जाता था। परिषद मतलब काउंसिल, जिसमें वो लोग अपने काव्य या अपने कृतियाँ जो भी होती थी, उनके जो भी क्रिएशन होते थे, उसको लेकर वो डिबेट करते थे। उन्हीं डिबेट को संगम कहा जाता था। संगम का मतलब वैसे भी कन्फ्लुएंस होता है इंग्लिश में। कन्फ्लुएंस का मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर नदी के मिलन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विचारों के मिलन की बात हो रही है। कन्फ्लुएंस ऑफ थॉट्स एंड पोएट्स, समझ में आ रहा है? पोएट्री। तो ऐसे विद्वानों और कवियों का जो सम्मेलन आयोजित किया जाता था, जिसमें डिबेट होता था, उन्हीं को संगम कहा जाता था। इसके अलावा प्राचीन दक्षिणी भारत के इतिहास में इसे तमिलकम भी कहा जाता है। इस पीरियड को तमिलकम भी कहा जाता है। संगम पीरियड को तमिलकम भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा तमिलकम शब्द का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा संगम युग, तो वही आंसर हो जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कितनी बार ये कवियों का सम्मेलन बुलाया गया था? तो जो इतिहास में हमें साहित्यिक स्रोत मिले हैं, जो भी लिटरेरी हमारे पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध हैं, उनके अनुसार कुल मिलाकर 3 बार जो है संगम का आयोजन हुआ था। टोटल 3 संगम वर ऑर्गेनाइज्ड। पहला कब हुआ था? देखिए, इसके टाइमिंग को लेकर डिबेट किया जा रहा है। टाइमिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं हिस्ट्री में। हाँ, माना यही जाता था कि 3rd सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD के बीच में हुआ रहा होगा। तो पहला जो संगम आयोजित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मदुरई, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हालांकि ये जो पहला संगम आयोजित हुआ था, ऐसा माना जाता है इसमें जो डिवाइन सेजेस थे, डिवाइन सेजेस का मतलब जो दैवी दिव्य साधु महात्मा थे, जैसे कि अगस्त मुनि, इस तरह के ऋषियों ने इसे संपन्न किया था और इसमें देवताओं ने भी पार्टिसिपेट किया था, ऐसा मान्यता है। ठीक है, इसके कोई भी साहित्यिक स्रोत आज तक नहीं मिले हैं। ये ऐसा अनुमान, क्योंकि इसके अन्य जो भी ग्रंथ हैं तमिल के, वहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि संगम का आयोजन हुआ था, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है। डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। तो पहला आपसे पूछा जाएगा, पहली बार संगम का आयोजन हुआ था मदुरई में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कपटापुरम भी बोलते हैं, कपदापुरम भी बोलते हैं, ये भी कहाँ पर है?
तमिलनाडु। और यहाँ पर जो भी साहित्यिक चीज़ों का संकलन किया गया था उसमें केवल तोलक्कपियम बचा हुआ है। ये तोलक्कपियम ये अर्लीस्ट तमिल ग्रंथ है। आपसे पूछा जाएगा सबसे पुरानी तमिल ग्रंथ कौन सा है, तो तोलक्कपियम है। इसकी रचना तोलक्कपियार ने की थी, आगे हम देखेंगे। तीसरा जो संगम हुआ था वो मॉडर्न एज में ही हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ। तो 3 बार संगम हुआ है। पहला संगम कहाँ पर हुआ, मदुरई में हुआ। दूसरा संगम कहाँ पर हुआ, कबदापुरम में हुआ। और तीसरा भी मदुरई में हुआ था। तो मदुरई महत्वपूर्ण है यहाँ पर, पहला मदुरई और तीसरा मदुरई, तो ये हुआ था। अब जो संगम हुए थे उसमें जो भी साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए या उसमें जो भी संकलन हुआ था उसको देख लेते हैं। और इन्हीं जो संगम साहित्य हैं, जो भी संगम लिटरेचर है, इन्हीं को स्टडी करने के बाद उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारियाँ हमें उपलब्ध होती हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे महान ग्रंथ है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तोलक्कापियम। तोलक्कापियम के लेखक कौन है, तोलक्कापियार है। नाम से याद रह जाएगा। तोलक्कापियार ने क्या लिखा था, तोलक्कापियम। यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। इट इज़ द अर्लीस्ट टेक्स्ट बुक अवेलेबल which was believed to be composed in second संगम। यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है जो तमिल ग्रामर है। तो तमिल ग्रामर पर बेस्ड ये बुक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तोलक्कपियम में किस चीज़ का वर्णन है, किस चीज़ का विवरण है, इट प्रेजेंट्स डिस्क्रिप्शन अबाउट तमिल ग्रामर, यानी कि तमिल व्याकरण पर लिखा गया ये प्राचीनतम ग्रंथ है। क्लियर है। और इसकी रचना किसने की थी, तोलक्कापियार। और ये कब संकलित हुआ था, ये द्वितीय संगम में इसे जो है रचा गया था, सेकंड संगम में किया गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो क्या है, एत्तुतोकै। क्या नाम है, एत्तुतोकै। देखिए ये एट्टू जो है ये तमिल में गिनती है। अगर आप तमिल गिनती पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एट्टू का अर्थ होता है 8। तो इससे याद रख लेंगे, एट्टू का अर्थ होता है 8, यानी कि इस ग्रंथ के अंदर 8 काव्यों का उल्लेख किया गया है। मतलब इसका संकलन कब हुआ था, थर्ड संगम में हुआ था। और इसमें 8 ग्रंथों का संग्रह है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 तमिल वर्क्स। समझ में आ रहा है, 8 ग्रंथ हैं। इस दूसरे ग्रंथ में 8 ग्रंथ, और इसका संकलन कब हुआ था, तीसरे संगम में हुआ था। तीसरा संगम कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था। क्लियर है। एत्तुतोकै इसके रचयिता कौन है, इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगला महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, पत्तू। याद रखिए, पत्तू 2 बार पत्तू करिए। पत्तू का अर्थ होता है 10, तमिल में पत्तू का अर्थ होता है 10। तो पत्तू यानी कि 10 कविताओं का संग्रह है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ 10 पोएट्रीज। समझ में आया। और यह भी थर्ड संगम में ही कंपाइल किया गया था। क्लियर हुआ। तो पहला वाला तोलक्कपियम सेकंड संगम में होता है। पहले संगम में तो कोई लिटरेरी सोर्स मिले ही नहीं है, कोई साहित्यिक स्रोत मिले ही नहीं है। ठीक है। एट्टू का अर्थ होता है 8, तो समझ लीजिएगा इसमें 8 कविताओं का संग्रह। व पत्तू का अर्थ होता है 10, यानी 10 कविताओं का इसमें संग्रह है। तो ऐसे याद कर लेंगे, यही तो ट्रिक है उसका याद करने का। नहीं तो इतने कठिन नेम है। नॉन तमिल बेल्ट के लिए, जो साउथ इंडियन है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉर्थ इंडियन है या अन्य पार्ट में भारत के अंदर रहते हैं, उनको ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप याद रखिए एट्टू, याद रखिए एट्टू मतलब 8 और पट्टू का मतलब होता है 10। अगला है पदिनेकिल कड़क्को। पदिनेकिल इसका अर्थ होता है 18। तो 18 कविताओं वाला एक आचार मूलक ग्रंथ है। ये एथिक्स पर, मोरालिटी पर बेस्ड ये पुस्तक लिखी गई है। ये एक ग्रंथ लिखा गया है और यह भी थर्ड संगम में कंपाइल किया गया था। तो याद रखना बड़ा मुश्किल है, इवन मेरी भी जुबान लड़खड़ा जा रही है। पदिनेकिल कड़क्को समझ में आ रहा है। हाँ, ये इसमें 18। तो एट्टू से 8 हो गया, पत्तू से 10 हो गया और पदिनेकिल से 18 हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से आप याद कर पाएंगे। अब इसके अंदर 18 जो ग्रंथ हैं वो भी नाम है उनके बड़े ही खतरनाक नाम है। हम लोग याद नहीं कर पाए और ना ही वो पूछे जाते हैं। केवल यही नाम पूछे जाएंगे, इसमें कितने हैं, कब कंपाइल हुआ था, बस ध्यान दीजिए। पहले में तो कुछ हुआ नहीं और दूसरे में सिर्फ तोलक्कापियम और बाकी सब जितने भी तमिल ग्रंथ है वो सब थर्ड संगम में आयोजित किए गए थे, कंपाइल किए गए। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है तमिल ग्रंथ में, सबसे महत्वपूर्ण है सिलप्पादिकरम। कौन सा, सिलप्पादिकरम। इसे इलांगो आदिगल ने रचा था। इसे किसने कंपोज किया था, इलांगो आदिगल। याद रखिएगा, इलांगो आदिगल। सिलप्पादिकरम ये एक महाकाव्य है। इट इज़ एन एपिक। और सिलप्पादिकरम का ही सीक्वल है मणिमेखलाई। किसने रचा था,
सत्नार, शीतलई सत्नार द्वारा लिखा गया है। इन दोनों महाकाव्यों के द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। जब आप शिलप्पाधिकरम का अध्ययन करते हैं, मणिमेखलई का अध्ययन करते हैं, तो आपको संगम एज की जो पॉलिटिकल और सोशल फीचर्स हैं उसके बारे में जानकारी आपको हासिल होती है। थोड़ा सा शिलप्पाधिकरम में क्या है वो कहानी आपको बता देती हैं। देखिए, शिलप्पाधिकरम का अर्थ होता है नूपुर, ठीक है, नूपुर। नूपुर समझ रहे हैं आप लोग, रत्न वाला, रत्न होता है एक तरह से, जिसमें जो है आभूषण होते हैं, आभूषण के अंदर जो नूपुर, आप औरतें जो महिलाएं उनको पता होता है, तो इसका अर्थ होता है नूपुर। तो शिलप्पाधिकरम में देखो, इसमें 3 पात्र हैं। क्या है? 3 पात्र शिलप्पाधिकरम में। पहला पात्र है मदुरई का राजा, किंग ऑफ मदुरई। उसका नाम क्या है आगे हम देखेंगे। मदुरई का राजा पहला पात्र है। और दूसरा पात्र है जो इसकी नायिका है, उसका नाम है, 4 पात्र हैं कुल मिला के। दूसरे जो पात्र है उसका नाम है कन्नगी। और तीसरा जो इसमें है, जो नायक एक तरह से मान लेते हैं, उसका नाम है कोवलन है, कोवलन। और एक और कैरेक्टर है इसमें माधवी, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टर है। सबसे पहले देखिए, जो कन्नगी थी ये भी एक व्यापारी, एक समृद्ध घराने की पुत्री थी। कोवलन भी एक व्यापारी थे। तो इन दोनों का विवाह हो गया, क्लियर है। इन दोनों का जब विवाह हो जाता है तो कोवलन क्या होता है, व्यापार करने के लिए बाहर जाता है। तो जब बाहर हो जाता है कोवलन, तो उसका जो है अफेयर, या यूँ कह सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर माधवी के साथ हो जाता है। माधवी एक नर्तकी थी राज्य की, और माधवी से वो प्रेम करने लगता है। तो इसके बाद क्या होता है, कोवलन माधवी से भी विवाह कर लेता है। तो माधवी से जब विवाह कर लेता है तो एक दिन क्या होता है, माधवी कुछ कविता सुना रही थी कोवलन को। तो उस कविता के माध्यम से कोवलन को अपनी गलती का एहसास होता है। तो वो फूट फूट कर प्रायश्चित करने लगता है कि उससे गलती हुई, उसको कन्नगी को नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर होता क्या है, फिर कोवलन क्या होता है, माधवी को छोड़कर कन्नगी के पास वापस आ जाता है, क्लियर है। कन्नगी के पास वापस आ जाता है। अब जो कन्नगी है, ध्यान दीजिए, कन्नगी और जो वो क्या कहते हैं कि कोवलन थे, कोवलन कहाँ आ जाते हैं, मदुरई आ जाते हैं। ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, मदुरई आ जाएंगे, क्लियर है। मदुरई में क्या होता है, फिर से अपना पूरा का पूरा जीवन फिर से स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो होता है, कोवलन कन्नगी का जो नूपुर था उसको बेचने के लिए सुनार के पास जाता है, क्लियर है। नूपुर बेचने के लिए कहाँ जाता है, एक सुनार के पास जाता है, क्लियर है। तो वहाँ पर क्या होता था, रानी की ऑलरेडी उसी तरह की मिलती जुलती नूपुर चोरी हो गई थी, मतलब एक आभूषण चोरी हो गया था। तो जब अब सुनार नहीं चुराया था, लेकिन बाद में जब सैनिकों ने देखा कि इस तरह का नूपुर कोवलन के पास है तो उसको चोर समझते हैं। तो इसको राजा के दरबार में पेश किया जाता है, जहाँ कोवलन कहता है नहीं, ये मेरी पत्नी का नूपुर है। लेकिन फिर भी राजा सुनने को तैयार नहीं होता। अंत में राजा, मदुरई का राजा क्या करता है, कोवलन को सजाए मौत देता है, यानी कि उसे डेथ सेंटेंस देता है। और इस प्रकार कोवलन का सर धड़ से मतलब अलग कर दिया जाता है, सर कलम कर दिया जाता है। सर कलम करने की जब जानकारी कन्नगी को मिली तो कन्नगी रौद्र रूप धारण करके वो मदुरई राजा के दरबार में प्रकट हुई, और उसने बताया कि उसने जो है नूपुर को एक तरह से दिखाया, और राजा को ये साबित कर दिया राजा के सामने कि वो उसी का नूपुर है। जब ये साबित हो जाता है कि नूपुर कन्नगी के था, तो मदुरई के राजा को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। तो उसकी गलती के कारण क्या होता है, उसका हृदयाघात होता है, यानी हार्ट अटैक होता है, और वो मर जाता है उसी समय। और कन्नगी के रौद्र रूप के कारण ऐसा कहा जाता है कि कन्नगी ने तुरंत अभिशाप दिया। उसके बाद क्या होता है, मदुरई का जो राजमहल था उसमें आग लग जाती है, और आग लगने के बाद मदुरई जो पूरा का पूरा शहर था, नगर था, वो पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाता है। तो इस तरह से कन्नगी एक तरह से समझ लीजिए एक सती के रूप में यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो क्लियर हो रहा है। तो ये शिलप्पाधिकरम की जो कहानी थी, शॉर्ट में आपको याद रखना है। इसमें कन्नगी सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर, जिनको सती का दर्जा आगे दिया जाएगा। माधवी कौन थी, उनकी सौतन थी। और कोवलन कौन थे, उनके पति थे। और राजा को अभिशाप देने की वजह से पूरी तरह से मदुरई राज्य समाप्त हो जाता है। अब मणिमेखलई जो लिखी गई है, एक तरह से वो शिलप्पाधिकरम का सीक्वल है। इसमें मणिमेखलई जो थी वो माधवी की पुत्री थी। जब कोवलन और माधवी एक साथ रह रहे थे तो उस समय उसकी पुत्री हुई थी। तो उस पुत्री की कहानी है, जिसे शीतल सत्नार ने लिखा है। तो होपफुली आपको थोड़ी सी कहानी ये समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमने ग्रंथ पढ़े, हमने उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से ये पता चलता है, साथ ही साथ अशोक के शिलालेख
अशोक के शिलालेख या मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है या प्लिनी के जो भी डिटेल्स हैं, ऐसे विश्व के ऐतिहासिक जो भी डिटेल्स हैं उनमें भी इन 3 वंशों का जिक्र किया जाता है कि मौर्य काल के बाद चोल, चेर, पांड्य ये 3 वंश शासन करते हैं। चोल का राज्य क्षेत्र ये होता है जो मॉडर्न केरल कहा जा सकता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो चोला मंडलम यानी चोल राज्य था, और जो सुदूर दक्षिण में था तमिलनाडु में वो पांड्य राज्य था। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा संगम काल में किन 3 वंशों ने शासन किया था, तो चोल, चेर, पांड्य। आप याद रखिएगा सीसीपी से याद रहेगा, चोल, चेर, पांड्य। क्लियर है। अब एक एक करके वंश को देखते हैं। तो सबसे पहले चोला डायनेस्टी को देखते हैं। चोल साम्राज्य को चोल मंडलम की भी कहा जाता था, चोला मंडलम भी कहा जाता है। चोला मंडलम की नाम की एक फाइनेंस कंपनी भी है, ठीक है, जो फाइनेंस करती है। तो चोला मंडलम ये महत्वपूर्ण है। चोला मंडलम कहाँ था, समझ में आ रहा है। ये एक तरह से पेन्नार जो नदी थी, इसका जो सीमा है अगर हम बात करें, जैसे अभी हम देखेंगे पीछे, पेन्नार नदी से लेकर दक्षिण में वेल्लार नदी के बीच में था। तो इसको ऐसे समझिए, ये रहा चोल, ये पूरा बॉर्डर जो दिख रहा है यहाँ पे वेल्लार नदी था। अरे वेल्लार नदी कहाँ पर था, चोला की दक्षिणी सीमा जो बनाती थी वो वेल्लार नदी बनाती थी। उत्तरी सीमा जो थी ये पेन्नार नदी, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, पेन्नार जो कि कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वही था चोल, और इसे चोला मंडलम कहा जाता था। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। इस साम्राज्य का जो विस्तार वर्तमान तंजौर और तिरुचिरापल्ली जिले के आसपास है। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तिरुचिरापल्ली और तंजौर जो है ये वहाँ के शहर है, महत्वपूर्ण शहर है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर भी है। इसे बाद में जो चोल वंश आएगा, जिस राजराज चोल ने बनवाया था, ये लेटर चोला की बात करेंगे, जो 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी के आसपास होगा। क्लियर है। तो इस साम्राज्य का विस्तार वर्तमान तंजौर और तिरुचिरापल्ली जिले तक है, डिस्ट्रिक्ट तक है। इसकी जो इंटरनल कैपिटल थी वो उरियूर थी। उरियूर इसकी इंटरनल कैपिटल थी, और जो बंदरगाह यानी पोर्ट कैपिटल थी वो कावेरी पट्टनम थी। कावेरी पट्टनम समझ में देख लेते हैं। ये रहा, ये यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये कावेरी पट्टनम, कावेरी का जो डेल्टा था उस क्षेत्र में उन्होंने अपना पोर्ट कैपिटल बनाया था, बंदरगाह, राजधानी, और इंटरनल कैपिटल उरियूर थी। उरियूर एग्जाम में पूछा जाएगा, चोल की राजधानी उरियूर, और बंदरगाह पूछा जाएगा महत्वपूर्ण तो कावेरी पट्टनम हुआ करती थी। सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था उसका नाम था कारिकल। क्या नाम था, कारिकल। एग्जाम में पूछा जाएगा कारिकल किस साम्राज्य का शासक था, तो चोल साम्राज्य का शासक था कारिकल, जिसका अर्थ होता है, जिसका कारिकल उसका पैर जला हुआ था। क्लियर है। कारिकल साम्राज्य का महान राजा था, उसका पैर जला हुआ था। उसने पुहार की स्थापना की थी और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा तटबंध यानी डेल्टा का निर्माण कराया था। तटबंध मतलब एक तरह से बैरियर बनाया था। पुहार का मतलब वही होता है बैरियर। देखिए जो डेल्टाई क्षेत्र होते थे, जैसे कि समझते हैं, ये है यहाँ पर कावेरी पट्टनम है, उसी कावेरी पट्टनम में जो 2 तटबंध का निर्माण कराया, बैरियर जो बनाया था, उसी को तमिल में पुहार कहा जाता था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। चोलों के पास उस समय बहुत ही कुशल नौसेना यानी कि नेवी हुआ करते। तो आपसे पूछा जाएगा जो अर्लीस्ट किंगडम थी जिसने नेवी का निर्माण किया था, तो चोल ने बनाया था। क्यों भाई, जाहिर सी बात है, इनका जो पूरा का पूरा जो कि क्षेत्र था वो समुद्र के किनारे था। समुद्र के किनारे अगर आपको अपने आप को डिफेंड करना है तो बॉर्डर आपको आर्मी के साथ साथ नेवी भी चाहिए होगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। अब जैसे नेपाल के अपना नेवी नहीं है, क्यों होगा भाई, क्योंकि उनके पास सागर नहीं है ना। तो बॉर्डर अगर सागर है तभी नेवी होगी। क्लियर हो रहा है। हाँ, तो चोलों के पास उस समय अपनी नेवी थी, और इनका सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इनका ऑफिशियल एम्बलम यानी राजकीय चिन्ह क्या था, वो बाघ था, टाइगर। क्लियर है। तो चोल के बारे में ये हो गया। इनकी राजधानी उरियूर और कावेरी पट्टनम था। ठीक है। पेन्नार नदी से लेकर वेल्लार नदी के बीच इनका क्षेत्र फैला हुआ था। इनकी नौसेना थी, और इनका जो भी सबसे महत्वपूर्ण शासक था कारिकल था, और इनकी ऑफिशियल जो एम्बलम है वो बाघ है। तो ये थी चोल के बारे में। अब देखते हैं चेर के बारे में। चेर वंश यानी चेरा डायनेस्टी। यह साम्राज्य वर्तमान केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी वंजी थी। इसकी राजधानी क्या थी, वंजी थी। इसकी जो कैपिटल थी वंजी थी, और इसका जो मुख्य बंदरगाह मुजरिस और टोंडी थी। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं इनको। देखिए ये आपको चोर दिख रहा है, चेरा दिख रहा है, ये चेरा वंश, ये पूरा का पूरा। इसका थोड़ा सा जो तमिलनाडु का हिस्सा था उसमें भी इसके अंदर आता है, ये भी तमिलनाडु का हिस्सा इसमें आ जाता है। यहाँ पर मुजरिस हुआ करता था, दिख रहा है। अगर हम कलर चेंज करें थोड़ा सा,
ये मुजरिस हुआ करता था और ये तोंडी थी, ठीक है। तो ये दो बंदरगाह थे, इसके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तोंडी और मुजरिस बंदरगाह किस वंश के थे? ये चेर वंश के थे। क्लियर हो रहा है, समझ में आया? तो मैप का अध्ययन करना ज़रूरी होता है। और इसके साम्राज्य का सबसे आरंभिक जो शासक था, प्रारंभिक जो सबसे पहला शासक जो माना जाता है वो उदयनजेरल था। क्लियर है, उदयनजेरल था। और इस साम्राज्य का सबसे महान शासक शेनगुट्टवन था। कौन था? शेनगुट्टवन, जिसे हम रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं, लाल चेर या रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं, शेनगुट्टवन। और इसने प्रसिद्ध पत्नी पूजा की प्रथा प्रारंभ की थी। पत्नी कल्ट मतलब समझ रहे हैं कि पत्नी की पूजा करना, और जो सती कन्नगी की पूजा संबंधित। अभी हमने आपको कन्नगी के बारे में बताया था कि कन्नगी के अभिशाप के कारण पूरा का पूरा मदुरई राज्य समाप्त हो गया था, मदुरई राजधानी समाप्त मतलब जलकर भस्म हो गया था। तो इसने शेनगुट्टवन ने कन्नगी को एक तरह से सती के रूप में मानना शुरू किया और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। दक्षिण भारत में कन्नगी की पूजा सती के रूप में की जाती है। क्लियर है। चेर वंश की जो राजकीय चिन्ह है वो धनुष है। क्या है? धनुष, यानी कि बो है, बो एंड एरो, वो इसका नेशनल एम्बलम या ऑफिशियल एम्बलम है। क्लियर है। तो ये चेर कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? वंजी थी। मुजरिस और टोंडी इनके बंदरगाह थे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है, रोमन शासकों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे। और एक बार क्या हुआ था कि ऑगस्टस जो कि एक दार्शनिक थे, ये पांडे वंश में आए हुए थे, ठीक है। तो इनका यहाँ पर इन्होंने मंदिर बनवाया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता, प्रसिद्ध ऑगस्टस का मंदिर जो बनवाया गया है भारत में या दक्षिण भारत में, उसे किस वंश ने बनवाया है? तो चेर डायनेस्टी यानी कि चेर वंश ने उसे बनवाया था। तो ये इन्फॉर्मेशन चेर के बारे में हो गई। अब लास्ट है ये पांड्य डायनेस्टी यानी पांड्य वंश। तो मेगस्थनीज के अनुसार, मेगस्थनीज जिन्होंने एक पुस्तक की है इंडिका, जिसमें उस समय के बारे में मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। यह साम्राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध था। जो पांड्य था, पांड्य मोती के लिए फेमस था, मोती यानी कि पर्ल के लिए फेमस था। इस साम्राज्य का विस्तार वर्तमान तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरई जिलों तक है। और इस साम्राज्य की राजधानी वैगई नदी के किनारे मदुरई शहर था। क्लियर है, समझ देख लेते हैं एक बार मैप में। ये रहा पांड्य जो येलो कलर का है। तो यहाँ बीच में मदुरई में आज मीनाक्षी मंदिर है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। ये तमिलनाडु के सेंटर में है यहाँ पर एग्जैक्टली। और ये पांड्य की राजधानी हुआ करती थी। क्लियर है, जिसे कन्नगी के अभिशाप के बाद समाप्त हो गया था, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक। तो इस साम्राज्य की राजधानी वैगई नदी के किनारे मदुरई थी। इस साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मुडुकुडमी। कौन था? मुडुकुडमी। ये वही राजा था जिसने कोलवन बताया था ना, कोवलन जो कन्नगी का पति था, उस पर चोरी का आरोप लगाया था और उसको मृत्युदंड दिया था। बाद में मुडुकुडमी भी मर गया था। कन्नगी के अभिशाप से जो है मदुरई शहर पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ये याद आया, अभी हमने पढ़ा था। और इस साम्राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली यानी कि फिश। तो ये पांड्य के बारे में इन्फॉर्मेशन है। चोल, चेर, पांड्य, इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जो यूपीएससी की एक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। चोल, चेर, पांड्य की जो पॉलिटिकल और सोशल फीचर थे, उस समय की जाति प्रथा क्या थी, क्या वैदिक प्रथा, वैदिक जैसे पांड्य लोग क्या थे, ये ब्राह्मण को सर्वोच्च मानते थे, वेदों को सर्वोच्च मानते थे। तो इस तरह की फीचर्स यूपीएससी लेवल में पूछी जा सकती है। बाकी वनडे एग्जाम में या किसी अन्य सिविल सर्विस एग्जाम में जितना मैंने पढ़ा है इतना है, आप लोग रट लीजिए, पढ़ लीजिए। होपफुली अभी तक समझ में आया होगा। देखिए प्राचीन भारत में अब अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर यानी कि वर्धन और अन्य वो पढ़ेंगे। इसके बाद प्राचीन काल समाप्त हो जाएगा। प्राचीन काल जैसे समाप्त होगा तो हम 2 से 3 दिन प्राचीन काल यानी कि प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट जितने भी किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। एक बार एंशिएंट इंडिया समाप्त हो जाए तो 2-3 दिन हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो गया है। क्लियर है। इस समय थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ये एंशिएंट इंडिया समाप्त होगा 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते लगातार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तब तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।